नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रांतीय राज, और आज उसी प्रांतीय राज के अगले चैप्टर मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पहले पढ़ेंगे उसमें शिवाजी को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद जो मराठा का शासक बने वो, फिर उसके बाद बनेंगे उसके पेशवा जो वहाँ का शासक बनते मराठा का। इस तरह से हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य, जिसका सामान्य परिचय है, जिससे मराठा साम्राज्य की जानकारी का स्रोत मिलता है ग्रांड डफ मराठों का इतिहास। ग्रांड डफ ने मराठों का इतिहास लिखे थे। ठीक है, और कर्नल टाड ये राजपूतों का इतिहास लिखे थे। तो राजपूतों का इतिहास कौन लिखे थे? कर्नल टाड। और मराठों का इतिहास ग्रांड डफ। ठीक है, और बखर मराठी इतिवृत्त और या वृत्तांत। ठीक है, तो बखर क्या लिखे थे? मराठी इतिवृत्त या वृत्तांत। और खयात राजपूताना इतिवृत्त है। ठीक है, तो खयात लिखे थे राजपूताना इतिवृत्त। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बुर्जी असामिया इतिवृत्त है। ठीक है, बुर्जी असामिया इतिवृत्त लिखे थे। उसके बाद देखते हैं मराठों का उदय। तो मूलतः सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। तो मराठों का उदय का सबसे मेन कारण था उसका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, सर्वाधिक प्रमुख कारण था। और हालांकि मराठों का उदय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी कारणों का सम्मिलित अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो प्रमुख कारण में आ जाएंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी कारणों सम्मिलित अभिव्यक्ति थी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं अब शिवाजी के बारे में। तो अब हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका समय था 1627 से 1680। तो शिवाजी से पूर्व मराठा का स्थिति देखते हैं। तो मराठों का वंशज मेवाड़ के सिंसोदिया वंश माने जाते हैं। तो उनका वंशज का मेवाड़ का सिंसोदिया वंश माने जाते हैं। शिवाजी का पिता शाहजी भोसले ने अपने समय में तत्कालीन विभिन्न राज्य अहमदनगर, बीजापुर आदि में मुगलों की सेवा में रहे थे। ठीक है, और जहांगीर के समय पहली बार मराठा को मुगलों के अधिकारी वर्ग में शामिल किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मराठा को सबसे पहली बार मुगलों के अधिकारी वर्ग में कब शामिल किया गया? तो हो जाएगा जहांगीर के समय। मुगल शासक के समय कौन थे? जहांगीर। ठीक है, तो उसके बाद शाहजी भोसले जहांगीर एवं शाहजहां दोनों के सेवा में रहे थे। ठीक है, जहांगीर और शाहजहां दोनों के सेवा में रहे थे। और शाहजहां ने शाहजी भोसले को 5000 का मनसब दिया था। ठीक है, तब शाहजी भोसले को शाहजहां के समय 5000 का मनसब मिला था। ठीक है, और शाहजी भोसले का मृत्यु हो जाता है 1664 ईस्वी में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं शिवाजी के बारे में, जिनका सामान्य परिचय। उनका जन्म हुआ था शिवनेर के किला में। ठीक है, माता थी जीजाबाई और पिता थे शाहजी भोसले। ठीक है, उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास। गुरु रामदास यह धरकरी संप्रदाय के थे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिए, किस संप्रदाय के थे? धरकरी संप्रदाय के। और ये राम के भक्ति पे जोर दिए थे। ठीक है, राम की भक्ति पे जोर दिए थे। और इसने रचना की थी दास बोध का। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। और राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। ठीक है, तो यही पूना का जो उसके पिता के द्वारा पूना की जो जागीर मिले थे शिवाजी को, तो इसी के संरक्षण में मतलब शिवाजी को रखा गया था। ठीक है, तो दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में रखा गया था। और राजनीतिक गुरु यही थे उनके। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु हो जाते हैं गुरु रामदास, और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं शिवाजी की शासकीय घटनाएं। ठीक है, तो पहली विजय 1643 में सिंहगढ़ किला जो बीजापुर से जीता था। ठीक है, तो सिंहगढ़ का किला जीता था किससे? बीजापुर से जीता था। ठीक है, पहली विजय थी 1643 को। तो ये पूछा जा सकता है कि शिवाजी का पहला विजय कौन सा था? तो सिंहगढ़ का किला 1643 में। फिर आगे का विजय देखते हैं। 1646 में तोरण और रायगढ़ जीतते हैं। 1647 में चाकल जीतते हैं। 1654 में पुरंदर। उसके बाद 1656 में जवाली, यह चंद्रा राव मोरे से छीना था। ठीक है, जवाली चंद्रा राव मोरे से छीने थे। और कोकन यह जंजीरा के सिंधियों से छीने थे। ठीक है, तो 1657 में इसे कोकन को जीते थे। इस तरह से आप इसे क्रम में याद रखिएगा। ठीक है, कि कब कौन जीते, तो क्रम जरूरी है, क्योंकि सब दे दिया जाएगा, बोलेगा क्रम में बताइए कौन कब जीते थे। ठीक है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं पहली बार मुगलों से संघर्ष इनका होता है 1657 में।
चुनार पर कब्जे को लेकर दक्षिण में मुगल सूबेदार औरंगजेब और शिवाजी का संघर्ष हुआ, जिसमें शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, और इस तरह से और शिवाजी का मुगलों से पहली बार संघर्ष होता है 1657 में चुनार पर कब्जे को लेकर। ठीक है, तो औरंगजेब से इनका सामना होता है और शिवाजी को पीछे हटना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं बीजापुर में अफजल खां से संघर्ष। तो यह 1659 में सलार में बीजापुर में अफजल खां का संघर्ष होता है, जिसमें शिवाजी अफजल खां को मार डालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दक्कन का प्रतिनिधित्व शाइस्ता खां से संघर्ष। तो फिर 1663 में शाइस्ता खां शिवाजी पे अचानक हमला कर देते हैं, जिसके बाद शिवाजी क्या करते हैं कि उसकी पांचों उंगली मतलब सभी उंगलियां काट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद शाइस्ता खां को दक्कन के सूबेदार से, जो प्रतिनिधि करते दक्कन का, वहां से उसको बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। तो इस तरह से शाइस्ता खां का उंगली 1663 में काटते हैं। इसी समय इन्होंने सूरत की लूट भी की थी। तो सूरत का लूट उन्हें 2 बार करते हैं शिवाजी, 1664 में और एक दूसरा 1670 में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सूरत की 2 बार लूट हुई थी, तो कब? 1664 और 1670 में। ठीक, पुरंदर की संधि 1665 हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 में। तो इसमें कौन कौन थे? तो मुगल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जयसिंह और शिवाजी। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो इसमें यह हुआ था, इस संधि में कहा गया था कि शिवाजी का जो भी 35 किला जीते हुए थे, 35 किला जीते हुए थे, इसमें से 23 किला मुगल को देना था। ठीक है, 23 किला मुगल को दे देना था, और उनके पुत्र को 5000 का मनसब मिला था, और शाहजहां के द्वारा शाहजी भोसले को 5000 का मनसब मिला था। इस समय संभाजी, जो शिवाजी का पुत्र था संभाजी, उनको मिला था 5000 का मनसब। ठीक है, और इसी संधि में कहा गया था कि औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा आने के लिए शिवाजी को कहा गया था। ठीक है, तो 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, और इस संधि में ही कहा गया था कि बीजापुर में अगर मुगल अभियान करेगा तो शिवाजी उसमें सहयोग करेंगे। तो ये सभी बात हुई थी। तो कौन कौन सी बात हो गई थी? तो ये हुआ था संधि मुगल प्रतिनिधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में, और कहा गया था इसमें कि बीजापुर में जो हम लोग अभियान करेंगे उसमें मेरा सहयोग कीजिएगा। ठीक है, और इनके पुत्र को मतलब संभाजी को मिला था 5000 का मनसब, और औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा आने के लिए कहा गया था इनको 1666 में, जो ही गए थे मिलने। ठीक है, तो ये सभी बातें इस संधि में हुआ था। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में होता है। ठीक है, तो स्थान रायगढ़, रायगढ़ में हुआ था, और यही इसकी राजधानी भी थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ ही था। पुरोहित इस समय थे गंगावत, और यह काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पहली बार जब वो राज्याभिषेक कराए थे तो पुरोहित गंगावत को बुलाए थे, और यह काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। और शिवाजी द्वारा किए गए कार्य जो थे वो नया संवत चलवाए थे, और सिक्कों पर छत्रपति उत्कीर्ण करवाए थे छत्रपति, और नया संवत चलाए थे। और हेनरी ऑक्सडाइन अंग्रेज की ओर से उनके राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए थे, अपना कुछ उपहार लेके कि आप राजा बने। इसलिए तो हेनरी ऑक्सडाइन अंग्रेज की तरफ से आए थे उनके गेस्ट बन के उनके राज्याभिषेक में। तो इसे ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज की तरफ से हेनरी ऑक्सडाइन। दूसरा बात, राज्याभिषेक पहले राज्याभिषेक के कुछ समय बाद उन अपना दूसरा राज्याभिषेक भी कराते हैं शिवाजी। वो तांत्रिक रूप से कराते हैं, तांत्रिक तरीके से। ठीक है, तो इसमें होता है कि पुरोहित कौन रहते हैं? निश्चलपुरी गोसाई। तांत्रिक तरीके से कराते हैं निश्चलपुरी गोसाई, और जो रायगढ़ में कराते हैं पहली बार राज्याभिषेक, उसमें रहते हैं गंगावत। तो कंफ्यूज मत करिए, गंगावत पहले, उसके बाद निश्चलपुरी गोसाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखे 2 बार राज्याभिषेक हुआ शिवाजी महाराज का। उसका शिवाजी का अंतिम अभियान। ठीक है, तो 1677-78 में वो कर्नाटक का अभियान करते हैं। इस अभियान में उन्होंने शिवाजी ने जिंजी का किला जीता। तो यही उनका अंतिम अभियान माना जाता है, जिसमें उन्होंने जिंजी का किला जीता था। अंतिम अभियान में जिंजी का किला जीता था। इसे ध्यान रखिएगा, एक बार इसे प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है बिहार दरोगा में। तो जिंजी का किला कब जीते थे? तो अंतिम अभियान में जीते थे 1677-78 के मध्य में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। मृत्यु पर उसकी पत्नी पूताबाई सती हो जाती है। ठीक है, उनकी एक पत्नी थी पूताबाई, वो सती हो जाती है। और उनके मृत्यु के बाद होता यह है कि उनके
पुत्र संभाजी पन्हाला के किले में कैद रहते हैं, ठीक है। और दूसरे पुत्र जो थे, दूसरे पत्नी से उनका जो पुत्र थे राजा राम, वो उनके पास थे। तो राजा राम फिलहाल बनते हैं वहां का मराठा शासक बनते हैं, लेकिन जैसे ही संभाजी आते हैं तो उनको हटा के फिर संभाजी शासक बनते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मराठा में शिवाजी का प्रशासन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं शिवाजी का प्रशासन, ठीक है। जो शिवाजी के समय जो मराठा का प्रशासन था उसे देखते हैं। तो प्रशासन में क्या था कि स्वयं शिवाजी केंद्रीय भूमिका में थे और उन्हें सर्वोच्चता प्राप्त था। मतलब उनका प्रशासन था वो सबसे सर्वोच्च थे, ठीक है। मतलब सर्वोच्चता प्राप्त था और सबसे केंद्रीय भूमिका में थे, मतलब सबसे बीच में वो थे, ठीक है। शिवाजी छत्रपति की उपाधि लिए, मतलब छत्रपति शिवाजी कहा भी जाता है, तो छत्रपति का उपाधि लिए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक मंत्री परिषद बनाया था जिसका नाम दिया था अष्टप्रधान। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके मंत्री परिषद का नाम था, तो वो थे शिवाजी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछ लिया गया, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अष्टप्रधान के मंत्री के विभाग, तो ये भी पूछा जाता है कि किसका मतलब कौन सा विभाग है। जैसे पेशवा पद का मतलब था अभी का प्रधानमंत्री, ठीक है। और अमात्य मजूमदार था, इसका मतलब था वित्त मंत्री। मतलब अभी का जो वित्त मंत्री है उस समय उसको अमात्य या मजूमदार कहा जाता था, ठीक है। और वाक्य नवीस का मतलब था गुप्तचर एवं सूचना विभाग, ठीक है। गुप्तचर या सूचना विभाग। वर्तमान में गृह मंत्री जिसको कहते हैं वो कह सकते हैं वाक्य नवीस का मतलब, ठीक है। अशुरनवीस या चिटनीस या सचिव, यह राज्य सचिवालय एवं पत्राचार विभाग के मंत्री होते थे, ठीक है। उसके बाद सर नौबत और सेनापति, यह सैन्य विभाग के हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और न्यायाधीश यह न्याय विभाग का कार्य देखते थे, ठीक है। और उसके बाद पंडित राव या सद्र, यह धार्मिक मामले के मंत्री थे। मतलब धार्मिक मामले से जुड़ा जो भी मतलब समाधान होता था उसे करते थे, ठीक है। और सुमंत, यह विदेशी मामलों का देख रेख करते थे। बीपीएससी में एक बार पूछ दिया गया है कि सुमंत का कौन सा कार्य था, तो वो विदेशी मामलों का देख रेख करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप जरूर इस अष्टप्रधान के मंत्री का जो विभाग था उसे जरूर ध्यान रखिएगा। अभी का मतलब क्या हुआ, उस समय का जो था इसका मतलब क्या था, तो दोनों को रिलेशन बना के जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। और अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद का नाम था, इसे जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रांतों का प्रशासनिक विभाग। मतलब शिवाजी के प्रांतों का प्रशासनिक विभाग कैसे कैसे मतलब बटा हुआ था। मतलब ऊपर से बड़े राज से छोटे विभाग, तो जैसे अभी होता है कि प्रधानमंत्री है, स्टेट में हो गया आपको गवर्नर, उसके बाद हो गया मुख्यमंत्री, उसके बाद फिर जिला में विधायक हो गया, जिला में जिला परिषद हो गया, प्रखंड में प्रखंड का हो गया सचिव, अथी क्या बोलते हैं प्रमुख हो गया, उसके बाद फिर गांव में मुखिया हो गया। इस तरह से यहाँ भी बटा हुआ था, ठीक है। तो साम्राज्य का था स्वराज क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद था सरसूबा, उससे छोटा, तो वो थे उसके प्रमुख सूबेदार कहलाते थे, ठीक है। फिर उससे छोटे थे महाल, तो उसके प्रमुख को सर हवलदार कहा जाता था। फिर उससे छोटे थे तरफ, उसको कहा जाता था हवलदार। और सबसे छोटा था गांव, उसको बोला जाता था, मतलब उसके प्रमुख को बोला जाता पटेल या पाटिल, ठीक है। तो इस तरह से गांव के प्रमुख को पटेल या पाटिल, तरफ के हवलदार, महाल के सर हवलदार, और सर सूबा का प्रमुख सूबेदार, और साम्राज्य का स्वराज क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जाएगा, ठीक है। मतलब छोटा से बड़ा, ये सबसे छोटे हुआ, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, मतलब धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। तो दक्कन के अहमदनगर के मलिक अंबर के भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया था। तो शिवाजी दक्कन के जो मलिक अंबर का भू राजस्व व्यवस्था था उसे अपनाए थे अपने राज्य में, ठीक है। तो मलिक अंबर के भू राजस्व व्यवस्था को ही अपनाए थे शिवाजी, ठीक है। और भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाए थे। और सर्वाधिक लोकप्रिय जो जमीन मापा जाता है ना, जैसे अभी होता है कि मीटर फीता से नापते हैं, तो उस समय जो होता था नापने की इकाई, उसे काठी कहा जाता था शिवाजी के समय। तो पूछा जा सकता है कि शिवाजी के समय सबसे लोकप्रिय मतलब भूमि सर्वेक्षण का क्या कौन सा इकाई था, तो वही काठी हो जाएगा, ठीक है। काठी, इसे ध्यान रखें। काठी किसके समय था, तो ये थे शिवाजी के समय, ठीक है। और इनके समय भू राजस्व का दर क्या था, 1/3, मतलब शुरुआत में था 1/3,
मतलब 33% यानी कि 33%। बाद में हो गया 2/5 यानी कि 40% बाद में हो गया, मतलब 33 से 40% हो गया बाद में। अब कर वसूली पद्धति, बड़े जमींदारों को हटाया तथा छोटे काश्तकारों को बंदोबस्त किया। मतलब बड़े जमींदारों को इन्होंने हटा दिया और उसके जगह पे छोटे काश्तकारों को अपनाए। ठीक है। उसका प्रचलित मराठा कर था एक चौथ और एक दूसरा सरदेशमुखी। तो यहाँ पे समझने की बात है, चौथ मतलब 1/4, चौथ मतलब चौथा हो गया 1/4, और ये हो गया सरदेशमुखी हो गया 1/10। ठीक है, सरदेशमुखी। तो चौथ क्या था, ये पड़ोसी के राज्यों से लिया जाता था और कहा जाता था कि अगर चौथ दीजिएगा मुझे, मतलब वो चौथ एक कर था, तो आपके राज्य पे मराठा आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है। और सरदेशमुखी क्या था कि यहाँ का भी मराठों का पुश्तैनी अधिकार था, मतलब वो चलते आ रहा था, तो उसको 1/10 कर देना पड़ता था, सरदेशमुखी देना पड़ता था और इसको चौथ देना पड़ता था। बगल वाले को, जो चौथ वाले को बोलते थे कि आक्रमण इस पे नहीं होगा मराठों का, ठीक है, इसलिए आपको चौथ देना पड़ेगा। और सरदेशमुखी था कि वहाँ पुश्तैनी इन लोग का अपना कर देते आ रहे थे, वहाँ पे पुश्तैनी इसका अधिकार था उस पर। ठीक है। तो इस तरह से चौथ और सरदेशमुखी हम लोग समझे। ठीक है। उसका सैन्य प्रशासन देखते हैं मराठा का। तो पैदल सेना को पाइक कहा जाता था, और 7 हजारी सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था, 7 हजारी, जिसे सरे नौबत भी कहा जाता है। ठीक है, नौबत, सरे नौबत भी कहा जाता है। और घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था। और 2 प्रकार के घुड़सवार होते थे, एक होते थे वारगीर और एक सिहलदार। तो वारगीर को ये था कि उसे घोड़ा और अस्त्र शस्त्र सब लड़ने के लिए राज्य से ही मिलते थे, मतलब जिस राज्य में थे वहां, मतलब जो सैन्य विभाग थे उसे वही देते थे। और सिहलदार को क्या होता कि घोड़ा अस्त्र शस्त्र लड़ने का जो भी मतलब अस्त्र होता है, शस्त्र, वो सब खुद अरेंज करना पड़ता था। ठीक है। तो सिहलदार को खुद अरेंज करना पड़ता था, और ये मतलब सैन्य विभाग देते थे, सैन्य विभाग, और ये स्वयं लेते थे। ठीक है, ये स्वयं जुगाड़ करते थे अपना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं शिवाजी के पास नौसेना। तो नौसेना, कुशल नौसेना थी इनके पास, शिवाजी के पास, और इनका प्रमुख नौसैनिक अड्डा था कोलावा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, कोलावा इनका प्रमुख नौसैनिक अड्डा था। और अन्य भी और भी थे नौसैनिक अड्डे, जैसे कल्याण, भिवंडी इत्यादि। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इनका नौसेना भी देखे। और इसके समय 2-4 वर्ड समझना, जैसे सरजाम। सरजाम नौसैनिक सेवा के लिए आवंटित भूमि था। सरजाम वर्ड यूज है, इसका मतलब कि बोला जाएगा सरजाम से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां पे ऑप्शन लिख दिया जाएगा स्टेटमेंट में, तो वहीं पे हो जाएगा। नौसैनिक सेवा के लिए आवंटित भूमि को सरजाम कहा जाता था। अब मोकासा, यह सैनिक के लिए भूमि अनुदान, जो भूमि अनुदान में सैनिक सेवा के लिए दिया जाता था उसे मोकासा कहा जाता था। और सयूरगाल, यह लगान मुक्त भूमि था। सयूरगाल क्या था, यह लगान मुक्त भूमि था। तो इस तरह से हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ लिए और विस्तृत अध्ययन किए इसके बारे में। पहले देखे शिवाजी का परिचय, फिर शिवाजी के बारे में शासन, उनका राजनीतिक प्रशासन क्या था, फिर उनका राज विस्तार देखे और कितना कौन सा विजय कैसे किए। उसके बाद हम लोगों ने उनका राज्याभिषेक में देखे कि पहले वो ऐसे नॉर्मल टाइप से राज्याभिषेक करते, उसके बाद फिर करते तांत्रिक रूप से, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे उनका भू राजस्व व्यवस्था। तो इस तरह से हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़े। और शिवाजी से हमको नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ से छूटेगा, कहीं से भी आप किसी भी किताब से लगाइएगा, लगभग आपको सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर टाइप कर दें, जिससे जो भी नए वीडियो बनेंगे आपके चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा, यानी कि आपके यूट्यूब पे सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।